हेलो दोस्तों, मैं हूं नारायण और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांडिंग के बारे में। तो एक ब्रांड क्या होता है, ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या होता है, या फिर किस तरह से हम एक अच्छी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि क्या होता है एक ब्रांड। एक ब्रांड मतलब अगर किसी एक सेलर की जो प्रोडक्ट्स है एंड सर्विसेज है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए कोई हम नाम दे देते हैं या फिर उसे कोई सिंबल प्रोवाइड कर देते हैं तो उसे हम कहेंगे ब्रांड। जैसे मोबाइल एक प्रोडक्ट है, बट अगर हम इसे कोई नाम दे देते हैं तो ये ब्रांड बन जाएगा। जैसे कि ओप्पो, वीवो, आईफोन, ये सब क्या है, ये सब एक एक ब्रांड है। तो अगर हम किसी प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को कोई नाम दे देते हैं, कोई सिंबल प्रोवाइड कर देते हैं तो वो ब्रांड बन जाएगा। और एक जो ब्रांड होती है ना, वो बोथ कस्टमर एंड कंपनी दोनों को बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो कस्टमर को कैसे ये बेनिफिट प्रोवाइड करती है? एक जो ब्रांड होती है ना, उसका कोई ब्रांड प्रोमिस होता है। मतलब वो अपने जो कस्टमर्स है उन्हें कुछ प्रोमिस करते हैं कि हम ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, इस क्वालिटी का प्रोवाइड करेंगे, ये बेनिफिट आपको इससे मिलेगा। इस तरह का कुछ ब्रांड प्रोमिस होता है एवरी ब्रांड का। तो इससे क्या होता है, हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनको प्रोडक्ट चूज करने में आसानी हो जाती है और वो ईजिली किसी भी प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं उनके नीड के हिसाब से। और जब वो उनके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और वो उनसे सेटिस्फाइड होते हैं तो वो उस कंपनी के साथ लॉयल बन जाते हैं। और जब वो लॉयल बन जाते हैं ना, तब कंपनी को फ़ायदा होता है। लॉयल मतलब क्या, अब वो सिर्फ उन्हीं के प्रोडक्ट ही यूज करेंगे। तो कंपनी को ना अपनी फ्यूचर डिमांड के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि उनके पास इतने लॉयल कस्टमर्स है तो उनको नेक्स्ट महीने के लिए या फिर नेक्स्ट साल के लिए कितना प्रोडक्ट बनाना है उसके बारे में उनको पता चल जाता है। तो इससे दोनों कंज्यूमर एंड कंपनी दोनों को बेनिफिट होता है। और ब्रांड इक्विटी मतलब ना, आपकी ब्रांड की क्या वैल्यू है, आपकी ब्रांड की जो सोशल वैल्यू है वो कितना है। जैसे कि अगर हम नूडल्स के बारे में बात करें तो आपके दिमाग में क्या आएगा, मैगी। टूथपेस्ट के बारे में बात करेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा, कोलगेट। तो इसी तरह से आपके कैटेगरी में अगर कोई कुछ प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो उसके दिमाग में पहले आपका ब्रांड का नाम आता है क्या? अगर आपका ब्रांड का नाम आता है तो आपकी जो ब्रांड इक्विटी है ना, वो बहुत ज़्यादा है। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब लोग आपके ब्रांड के बारे में जानते होंगे, आपकी जो ब्रांड अवेयरनेस है वो ज़्यादा होगा और लोग आपकी जो प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज से सेटिस्फाइड होंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना, आपकी जो ब्रांड इक्विटी है एक पॉजिटिव ब्रांड इक्विटी बनता जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम एक अच्छी ब्रांड इक्विटी क्रिएट कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव अच्छी ब्रांड इक्विटी क्रिएट करने के लिए हमें ना इन 3 फैक्टर्स का सहारा लेना होगा, जिसमें से पहले आ जाता है द इनिशियल चॉइस फॉर द ब्रांड एलिमेंट्स। मतलब हम इनिशियली जो ब्रांड एलिमेंट्स चूज करते हैं उसके जरिए हमारा जो ब्रांड इक्विटी है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। ब्रांड एलिमेंट मतलब हमारा जो ब्रांड का नाम हो गया, जो लोगो हो गया, जो सिंबल्स हो गया, जो पैकेजिंग्स वगैरह हो गए, यूआरएल्स हो गए, या फिर जो भी हमारे स्पोक पर्सन है, उन सबको हम ब्रांड एलिमेंट्स कहेंगे। तो अगर हम हमारे जो ब्रांड एलिमेंट्स है वो अच्छा चूज करते हैं तो उसके जरिए भी हम हमारा जो ब्रांड इक्विटी है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक नाम है स्नैकवेल। तो ये जब सुनते हो तो आपको क्या लगता होगा, स्नैकवेल मतलब यहाँ पर हेल्दी स्नैक्स मिलता होगा। और जब कोई हेल्दी स्नैक्स खाने की सोचता होगा तो उसके दिमाग में आपके जो ब्रांड का नाम है वो आने की चांसेस ज़्यादा होगा। हाँ, सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है, और भी बाकी फैक्टर्स पर हम ध्यान देना होगा, बट ये भी एक फैक्टर है ब्रांड इक्विटी क्रिएट करने का। और हमारा जो ब्रांड एलिमेंट्स है ना वो बहुत मेमोरेबल होना चाहिए। मतलब अगर कोई हमारे ब्रांड का नाम सुनता है तो उसको वो इमीडिएटली याद हो जाना चाहिए। अगर कोई हमारा लोगो देखता है तो अगर बाद में भी कोई बाहर देखे वो लोगो को तो उसको वो रिकॉग्नाइज कर पाए। तो इस तरह से हमारा जो ब्रांड एलिमेंट्स है वो होना चाहिए। और हमारा जो ब्रांड एलिमेंट्स है वो बहुत ही मीनिंगफुल होना चाहिए। मतलब हम कुछ भी नहीं दे देंगे, वो बहुत मीनिंगफुल होना चाहिए और लोगों को भी पसंद आना चाहिए। और वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए। मतलब अगर हम फ्यूचर में कोई और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वो भी हम उस ब्रांड के अंडर कर सके। जैसे कि अमेजोन पहले क्या था, एक बुक स्टोर था। मतलब वो ऑनलाइन बुक सेल करते थे, बट उसका जो नाम है ना वो बहुत ही ट्रांसफरेबल है। तो इसीलिए वो ना अपने जो ब्रांड के अंडर और भी कई सारे प्रोडक्ट्स डाल सके और कई सारे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सके। और अगर हमें लगता है कि हमारा जो ब्रांड है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए तो उसे हम चेंज भी कर पाए। इस तरह का होना चाहिए हमारा जो ब्रांड एलिमेंट, एंड उसे हम प्रोटेक्ट कर सके। डिफरेंट ट्रेडमार्क्स, इसके थ्रू हम हमारा जो ब्रांड एलिमेंट्स है उसे प्रोटेक्ट कर सके ताकि हमारे जो ब्रांड को और कोई यूज़ ना कर सके। और हमारा नेक्स्ट फैक्टर है डिजाइनिंग होलिस्टिक मार्केटिंग एक्टिविटीज़।
तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है उसे एक होलिस्टिक वे में हमें डिज़ाइन करना होगा। हमें डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, मतलब एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशंस या फिर हमारा जो स्पॉन्सरशिप है उसके थ्रू ना लोगों को हमारे ब्रांड प्रोमिस के बारे में बताना होगा। लोगों के माइंड में हमारा जो ब्रांड प्रोमिस है उसे रीइंफोर्स करना होगा। और हम ना सिर्फ ये जो एडवर्टाइजमेंट्स है, सिर्फ इसके जरिए ही हमारा जो ब्रांड इक्विटी है ये क्रिएट नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, हमें और भी कई चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जैसे कि हमारे जो कस्टमर के टच पॉइंट्स है, कस्टमर टच पॉइंट मतलब जिस पॉइंट में हमारे जो कस्टमर्स है वो हमारे साथ कांटेक्ट में रहते हैं। मतलब अगर वो कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं या फिर हमारे वेबसाइट पर विजिट करते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर किसी सेलिंग स्टाफ से बात करते हैं या फिर वो हमारा जो कस्टमर केयर है वहाँ पर कॉल करते हैं या फिर ट्रांजैक्शन के टाइम, तो ये सब जो होता है ना ये कस्टमर टच पॉइंट्स होते हैं। तो ये सब पॉइंट्स को ना हमें अच्छे से मैनेज करना होगा और हमारे जो कस्टमर्स है उन्हें एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस देना होगा। तब जा करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो ब्रांड इक्विटी है वो पॉजिटिव होता जाएगा। और हमारा जो थर्ड फैक्टर है ब्रांड इक्विटी क्रिएट करने का वो है लिवरेजिंग सेकेंडरी एसोसिएशंस। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम हमारे ब्रांड को एक सेकेंडरी एसोसिएशन के साथ लिंक करेंगे और हमारे जो कंज्यूमर्स है उनको हमारे ब्रांड के मीनिंग के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। उनके माइंड में हमारे ब्रांड की जो मीनिंग है, जो प्रॉमिस है, उसको रीइंफोर्स करने की कोशिश करेंगे। किसके माध्यम से, हम हमारे ब्रांड के साथ एक सेकेंडरी एसोसिएशन को जोड़ करके। सेकेंडरी एसोसिएशन मतलब कोई अदर एक ब्रांड हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है या फिर कोई प्लेस भी हो सकता है, जिससे कि हमें हमारे जो ब्रांड के साथ एसोसिएशन करना होगा। तो सेकेंडरी एसोसिएशन की वजह से क्या होता है, हम उनकी जो ब्रांड इक्विटी है, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है ना, उसका फ़ायदा हम ले सकते हैं। मतलब अगर लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो उसकी जो ट्रस्ट है ना वो हमारे ऊपर भी ट्रांसफ़र हो सकती है उनके साथ एसोसिएट करके। आपने देखा ही होगा जो टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, ब्रांड क्या करते हैं, अपने ब्रांड के साथ एक सेलिब्रिटी को ऐड कर लेते हैं, जिससे कि उस सेलिब्रिटी को जो भी पसंद कर रहे होंगे ना वो ऑटोमेटिकली उस ब्रांड को पसंद करने लगते हैं। तो यही होता है सेकेंडरी एसोसिएशन। और इन्हीं 3 तरीक़ों से ना हम एक अच्छी पॉजिटिव ब्रांड इक्विटी क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो ब्रांड इक्विटी को ना हम ब्रांड ऑडिट एंड ब्रांड ट्रैकिंग स्टडीज़ के जरिए मेजर कर सकते हैं। और जो ब्रांड ऑडिट होता है ना वो क्या करता है, वो हमारे ब्रांड की हेल्थ के बारे में हमें बताता है। वो पता लगाता है कि क्या क्या सोर्सेस है जो कि हमारा जो ब्रांड इक्विटी है उसे क्रिएट करते हैं और उसे किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में भी वो बताता है। और ये जो ब्रांड ऑडिट जो है ना हमारे ब्रांड के बारे में, कंज्यूमर के बारे में इनसाइट्स भी प्रोवाइड करता है। और ये जो ब्रांड ट्रैकिंग स्टडीज़ है ये क्या करता है, ये ब्रांड ऑडिट की जो डेटा है उसको यूज़ करता है और उसके बेस पर वो क्या बताता है, हमारा ब्रांड अभी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, हमारा जो मार्केटिंग प्रोग्राम्स है वो किस तरह से अभी परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में वो बताता है। तो जब हम हमारी जो पॉजिटिव ब्रांड इक्विटी है वो बना लेते हैं तो उसको मैनेज करना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर हम उसको अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे घटता जाएगा और लोग हमारे ब्रांड के बारे में भूल भी जाएंगे। तो ब्रांड इक्विटी को ना हम 2 तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पहला आता है ब्रांड रीइंफोर्समेंट एंड ब्रांड रिवाइटलाइजेशन। ब्रांड रीइंफोर्समेंट मतलब हम क्या करेंगे, हम बार बार हमारे जो कंज्यूमर्स को हमारे ब्रांड की मीनिंग के बारे में बताएंगे। हमारी कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या बेनिफिट हम प्रोवाइड करते हैं, या फिर मार्केट की किस नीड को हम सेटिस्फाइड करते हैं, या फिर क्यों हम एक सुपीरियर प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, हम जो कंज्यूमर है उनको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम, जिससे कि हमारा जो ब्रांड है ना वो हमारे कंज्यूमर के माइंड में और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मतलब ब्रांड रीइंफोर्समेंट करने के लिए हमें ना कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहना होगा। मतलब हमें हमारे जो प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है या फिर हमारे जो मार्केटिंग प्रोग्राम्स है ना उसे कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहना होगा। नहीं तो हमारा जो ब्रांड है, हमारी जो कंपनी है वो आउट ऑफ बिजनेस भी हो सकती है या फिर हमारी जो ब्रांड इक्विटी है वो कम हो सकती है। आपने देखा ही होगा जो कोको कोला जैसी कंपनी है वो पिछले 60-70 साल से मार्केट लीडर है। तो क्यों वो लीडर हो पा रहे हैं? क्योंकि वो अपने जो प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, जो मार्केटिंग प्रोग्राम्स है उसे कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहते हैं, इसीलिए वो आज भी मार्केट लीडर है। और अगर हम हमारे जो प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है उसे इम्प्रूव नहीं कर पाए तो हम आउट ऑफ बिजनेस भी हो सकते हैं। जैसे कि नोकिया हो गया था। नोकिया ना अपने जो प्रोडक्ट है उसे इनोवेट नहीं कर पाया, मतलब अपने जो कस्टमर है उसके नीड के हिसाब से वो बना नहीं पाया, तो वो आउट ऑफ बिजनेस हो गया था। एक बार वो मार्केट लीडर था पहले, तो वो अभी वो आउट ऑफ बिजनेस है। हाँ, अभी धीरे धीरे वो कम बैक कर रहा है। और अगर किसी ब्रांड की इक्विटी कम हो गई है या फिर वो आउट ऑफ बिजनेस हो गई है तो उसे हम ना ब्रांड रिवाइटलाइजेशन स्ट्रैटेजी के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं।
तो ब्रांड रिवाइटलाइजेशन करने के लिए हमें पहले देखना होगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमारी जो ब्रांड इक्विटी है वो घट रही है। क्या हमारा जो पॉजिटिव एसोसिएशन है उसकी जो यूनिकनेस या फिर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो घट रही है, या फिर कोई नेगेटिव एसोसिएशन हमारे जो ब्रांड के साथ जुड़ गई है। एंड उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो पुराना पोजीशनिंग है उसे हमें रिटेन करना है या फिर हमें कोई न्यू पोजीशनिंग क्रिएट करना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा जो एक्चुअल मार्केटिंग प्रोग्राम होता है ना, वही सभी मुसीबत का जड़ होता है, क्योंकि वो हमारा जो टारगेट मार्केट है, हमारे जो कंज्यूमर्स है, उन्हें अपने ब्रांड प्रोमिस के मुताबिक वैल्यू नहीं दे पा रहा होता है। तो ऐसे में हम दो स्ट्रैटेजीज का यूज़ कर सकते हैं। तो पहला आ जाता है बैक टू द बेसिक्स एंड देन आता है री इन्वेंशन। बैक टू बेसिक्स मतलब हम क्या करेंगे, हम फिर से लोगों की नीड क्या है, लोगों की वांट क्या है, लोग हमसे क्या चाहते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देन उसके हिसाब से हम हमारे प्रोडक्ट को मॉडिफाई करेंगे और हमारी ब्रांड इक्विटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अगर हमें लगता है कि हमारा जो पोजीशनिंग है, जो हमारे पहले जो पोजीशनिंग था वो अभी रेलेवेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम री इन्वेंशन करेंगे। तो री इन्वेंशन स्ट्रैटेजी मतलब फिर से हम एक ब्रांड पोजीशनिंग क्रिएट करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से हम एक अच्छी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं। तो आजकल ना दोस्तों, ब्रांडिंग जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया है। हम विदाउट ब्रांडिंग किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुली बेच नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम एक प्रोडक्ट को ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो आप तो जानते ही हो कि किसी एक प्रोडक्ट की या फिर सर्विस की ब्रांडिंग करने के लिए हमें उसे एक नाम देना पड़ेगा। तो न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को नाम देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 3 स्ट्रैटेजीज का यूज कर सकते हैं। तो पहला स्ट्रैटेजी है इंडिविजुअल और सेपरेट फैमिली ब्रांड नेम्स। मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट ब्रांड्स को ना डिफरेंट नेम दे सकते हैं। और जो कंपनी ना डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स क्रिएट करती होगी, उसको ये जो स्ट्रैटेजी है ना बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे कि यूनिलीवर की बहुत सारे प्रोडक्ट्स कैटेगरीज है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। तो वो क्या करते हैं, वो हर एक प्रोडक्ट को ना इंडिविजुअल नाम देती है। जैसे कि लाइफ बॉय हो गया, लक्स हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, वेस्लिन हो गया, डोव हो गया। तो इस तरह से अगर आप भी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हो तो आप भी ये जो स्ट्रैटेजी है इसे यूज़ कर सकते हो। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसकी बेनिफिट क्या है, अगर कोई एक प्रोडक्ट फेल भी हो जाता है या फिर लोगों को लगता है कि एक लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो उसकी जो इम्पैक्ट है ना अपनी जो पेरेंट ब्रांड पर नहीं आएगा, मतलब जो मेन ब्रांड है उस पर नहीं आएगा, क्योंकि उसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है। और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है कॉर्पोरेट अम्ब्रेला और कंपनी ब्रांड नेम। मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक ही ब्रांड नेम के नीचे हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं ना, यहाँ पर हमारा जो डेवलपिंग कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमें डिफरेंट ब्रांड नेम सर्च करना नहीं पड़ेगा, या फिर उसकी अवेयरनेस के लिए हमें ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करना नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों को बताना होगा, और ब्रांड की जो नाम है उसके बारे में तो लोग पहले से ही जानते हैं, और हमारी ब्रांड की इमेज पहले से ही बनी हुई होगी, तो वो भी लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी जब वो प्रोडक्ट को खरीदने जाएंगे। एंड हमारा जो थर्ड स्ट्रैटेजी है वो है सब ब्रांड नेम्स। सब ब्रांड नेम्स मतलब हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो कॉर्पोरेट है और हमारे जो इंडिविजुअल ब्रांड नेम्स है उनको मिला करके भी एक नाम हम प्रोवाइड कर सकते हैं, एक नाम हम दे सकते हैं। जैसे कि एडोब फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर प्रो। यहाँ पर एडोब क्या है, ये कॉर्पोरेट नेम है, और हम जो फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, ये क्या हो गया, ये हमारे इंडिविजुअल प्रोडक्ट का नाम है। तो अगर हम किसी प्रोडक्ट का या फिर सर्विसेज का ब्रांडिंग करना चाहते हैं, उसे नाम देना चाहते हैं, तो हम इन 3 जो हमारा फैक्टर्स है, हमारा जो स्ट्रैटेजी से, इसका सहारा हम ले सकते हैं। और किसी भी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी में ना 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो हो गया पोर्टफोलियो एंड दूसरा आता है ब्रांड एक्सटेंशंस। पोर्टफोलियो मतलब एक सेलर जितने भी ब्रांड में डील करता है, जितने भी ब्रांड उसके पास है, अगर हम उसे इकट्ठा कर दें तो उसे एक हम पोर्टफोलियो कहेंगे। जैसे कि कोका कोला एक ब्रांड है और उसके अंडर ना बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कि स्प्राइट हो गया या फिर विटामिन वाटर हो गया, फैंटा हो गया। तो ये सब मिलकर ना एक पोर्टफोलियो कहलाते हैं। तो पोर्टफोलियो का फ़ायदा ये होता है कि हम मैक्सिमम मार्केट को कवर कर सकते हैं, या फिर हमारे जितने भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उन सभी को हम टारगेट कर सकते हैं। और हमारे पोर्टफोलियो में जितने भी ब्रांड्स हैं ना, वो अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड होना चाहिए, ताकि वो अपने अंदर ही कंपटीशन ना करके हमारे जितने भी डिफरेंट सेगमेंट्स है उन्हें अच्छे से सर्व कर सके। और एक पोर्टफोलियो में ना कई तरह के ब्रांड्स होते हैं, जिसका कि अलग अलग रोल होता है। जैसे कि फ्लैंकर्स, इसे फाइटर ब्रांड्स भी कहा जाता है। इसे क्यों बनाया जाता है, इसे हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है उसके एगेंस्ट पोजिशन किया जाता है, ताकि हमारा जो मेन ब्रांड है ना उसको नुकसान ना हो।
और नेक्स्ट तरह के ब्रांड्स होते हैं कैश काउस। कैश काउस मतलब इनकी जो सेल है वो धीरे धीरे घटता जाता है, मतलब घटता रहता है, बट ये ना विदाउट एनी मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बनाते रहते हैं। तो इसीलिए इनको रखा जाता है, इनको मार्केट से ना हटा करके इनको मार्केट में रखा जाता है ताकि इनसे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कमा सके और हम अलग किसी और चीज़ पर इन्वेस्ट भी कर सके। और एक तरह का ब्रांड होता है लो एंड एंट्री लेवल्स, मतलब ये जो ब्रांड होते हैं ये बहुत ही चीप होते हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं। इसे क्यों बनाया जाता है? हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उन्हें हमारे फ्रेंचाइज में अट्रैक्ट करने के लिए लो प्राइस की प्रोडक्ट्स बनाया जाता है। और एक तरह के ब्रांड्स होते हैं जो कि है हाई एंड प्रेस्टीज, मतलब इसे क्यों बनाया जाता है? इसे हमारा जो पोर्टफोलियो है वहाँ पर प्रेस्टीज इंक्रीज़ करने के लिए बनाया जाता है। इसे थोड़ा हाई प्राइस रख के, थोड़ा हाई क्वालिटी बना के बनाया जाता है ताकि हमारी पूरी जो पोर्टफोलियो है ना उसकी प्रेस्टीज बढ़ सके। और नेक्स्ट आता है ब्रांड एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन मतलब अगर हमारा पहले से कोई एस्टेब्लिश ब्रांड है, कोई सक्सेसफुल ब्रांड है और उसके अंडर अगर हम हमारा न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम कहेंगे ब्रांड एक्सटेंशन। जैसे कि एप्पल करता है, वो क्या करता है, एक ही ब्रांड के नीचे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। तो इससे क्या होता है, जब भी एप्पल कोई नया प्रोडक्ट लाता है तो उसे ब्रांड अवेयरनेस करने के लिए ज़्यादा खर्चा करना नहीं पड़ता और लोगों को पता चल जाता है उसकी जो कॉर्पोरेट इमेज है उसकी वजह से कि ये जो प्रोडक्ट है ये हाई क्वालिटी का होगा। एंड ब्रांड एक्सटेंशन भी ना दो तरह के होता है। पहले तो आ जाता है लाइन एक्सटेंशन। लाइन एक्सटेंशन मतलब हम जिस कैटेगरी में हैं, जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में हैं, अगर उस कैटेगरी में ही कोई और प्रोडक्ट हम ला देते हैं, कोई और प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे कहेंगे लाइन एक्सटेंशन। जैसे कि कोई और एक फ्लेवर का प्रोडक्ट हम ले आए, कोई और एक कलर का ले आए, या फिर साइज़ में छोटा साइज़ करके एक प्रोडक्ट ले आए, मतलब उसी कैटेगरी में उसी प्रोडक्ट को, तो उसे हम कहेंगे लाइन एक्सटेंशन। और दूसरा आ जाता है कैटेगरी एक्सटेंशन, मतलब हम कैटेगरी के बाहर कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसी सेम ब्रांड नेम के नीचे, और हमें ज़्यादा भी ब्रांड एक्सटेंशन नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा ब्रांड एक्सटेंशन कर लेते हैं तो हमारे जो कंज्यूमर्स है वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं, वो कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है वो चूज़ करने में उन्हें तकलीफ हो सकती है। और ब्रांड एक्सटेंशन करते वक्त ना हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। हमें देखना होगा कि ये जो एक्सटेंशन अभी है क्या ये हमारे पेरेंट ब्रांड की जो भी इमेज है उसका फ़ायदा ले सकता है, या फिर अगर हम इसे इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसकी वजह से हमारा जो पेरेंट ब्रांड है उससे कुछ फ़ायदा होगा भी या फिर नहीं। क्या इसके पास पोटेंशियल पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड पॉइंट ऑफ पैरिटी है? इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा एक ब्रांड एक्सटेंशन को इंट्रोड्यूस करने से पहले। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में, और क्योंकि ये एक समरी वीडियो है तो यहाँ पर मैं आपको और डिटेल में नहीं बता पाया। तो अगर आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझना चाहते हो तो मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर बुक को पढ़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो अगर दोस्तों आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बड़ा सोचते रहिए और सही डायरेक्शन में काम करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।